रविकांत जी, जब देवताओं का राज ही इस देश में चल रहा है, तो इस देश में आखिर गरीबी पर चर्चा करने से सरकार क्यों भाग रही है? महंगाई पर चर्चा करने के लिए सरकार रिलक्टेंट क्यों दिखती है? कारण क्या है? क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सत्ता क्या वाकई इतनी निष्ठुर हो गई है, और क्या वाकई दो व्यक्तियों और दो कॉर्पोरेट के बीच जाकर सिमट गई है, जिसके लिए ऊपर से सिर्फ जो है, अब ट्रिकल डाउन जो है, ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे लोग, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि ऊपर से कुछ आता है, धीरे धीरे टपकते हुए नीचे तक पहुंचता है। तो क्या वो ट्रिकल डाउन अब सत्ता में बैठे लोगों के आपस में इतना ज्यादा हो गया है कि आम जनता कहीं ना कहीं दूर छिटक गई है? यानी मोदी जी से छिटकेगा तब जाके कहीं राजनाथ सिंह या निशिकांत दुबे या दूसरे सांसदों तक पहुंचेगा व्यवस्था का लाभ। तो इसमें आम जनता कहाँ आती है इस व्यवस्था में? अभिषेक जी, आम जनता तो 5 साल के बाद आती है, जब चुनाव होता है। उस समय जनता भगवान हो जाती है और उसका आशीर्वाद लेने के लिए तमाम नेता पहुंचते हैं। बाकी 5 साल तक जनता की कोई सुध-बुध नहीं, और उस समय सारे नेता वो भगवान हो जाते हैं, और उसमें सर्वोच्च शिखर पर तो मोदी जी विराजमान हैं, उनके अध्यक्ष ही इस बात को कह रहे हैं। तो जहां लोकतंत्र में इस तरह की बातें होने लगे, और इसकी तरफ तो इशारा बहुत पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही कर दिया था। 25 नवंबर 1949 को ही जो 2-3 चुनौतियों की बात की थी, उसमें से एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि धर्म में भक्ति बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में भक्ति ये तानाशाह को पैदा करती है। उनका इशारा कहीं और था, लेकिन वो मुझे लगता है कि आज ज्यादा लागू होता है। तो जनता को आज्ञाकारी बनाना, जनता में भक्ति भाव पैदा करना। जब हम किसी पर भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो उसका मतलब ही यही होता है कि आप उसके द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा कर ही नहीं सकते। उसने क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है, इस तरह का विश्लेषण आप कर ही नहीं सकते। और वही हो रहा है। जो मोदी पुराण बांचा जा रहा है पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वो क्या है कि वो देदीप्यमान शक्ति है, परम ब्रह्म है, तो उनसे कोई भूल हो नहीं सकती। नोटबंदी में चाहे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई हो, या कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन ना मिली हो, लेकिन क्या उन्होंने तथ्य पेश किया? नहीं किया। ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ये भारत की सरकार कह रही है। महंगाई नहीं है, ये पार्लियामेंट से बोला जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि कहीं आप सभा में बोल रहे हो, अपने घर में बोल रहे हो, नहीं, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं बोल रहा है, वित्त मंत्रालय संभाल चुका व्यक्ति बोल रहा है। निश्चित रूप से। और अभी की जो वित्त मंत्री हैं, अगर प्याज महंगा है तो मैं नहीं खाती। अब आप ये सोचिए, उस देश में जिसमें गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र का मतलब है आखिरी व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना, भगत सिंह और अंबेडकर का सपना क्या है? सिर्फ राजनीतिक आजादी का नहीं, सामाजिक और आर्थिक आजादी का भी सपना था, और वो पूरा होना चाहिए था इस लोकतंत्र के माध्यम से। लेकिन अब हो क्या रहा है? ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, वो दरअसल उस पूरी आइडियोलॉजी में ही ये है कि जनता को गरीब बना करके वो आज्ञा पालक का बनेगी। ये अजय शुक्ला जी ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को ही आप समझिए कि जनता का आप छीन लीजिए और फिर उसको कुछ दे दीजिए जी। जब वो भूखों मरने लगे तो एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको वो गुलाम हो जाएगी। और उसको थोड़ा बहुत सहलाते रहिए तो गुलाम को ये ना लगे कि उसका मालिक कैसा है, वो माने कि मालिक बहुत अच्छा है। तो इस तरह का लोकतंत्र बनाना है। ये दरअसल लोकतंत्र नहीं है,
ये वही एकाधिकारवादी सत्ता तंत्र है जिसमें बड़ा कुछ लोगों महत्वपूर्ण के सवाल हाथ आपने में उठाया है। सत्ता जी, शक्ति रहेगी और शेष जो जनता है वो हाँक दी जाएगी। रविकांत जी, इस देश में गरीबी की स्थिति ये हो कि कोई आदमी भर पेट भोजन, अगर स्वास्थ्य मानकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरी और शहरी इलाकों में 3000 कैलोरी के लिए आज संसाधन नहीं है आम आदमी के पास, आम आदमी के बहुत बड़े हिस्से के पास। उस देश की संसद में ये कहा जाए कि कोई भूखमरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, सब कुछ चंगा है, हर परिस्थितियां अनुकूल है, तो क्या इस देश के गरीबों का मजाक है, व्यवस्था का मजाक है, या फिर संसद अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए कभी डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें सोनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। कारण क्या है? देखिए, कारण वही है कि सत्ता तंत्र को ये लगता है कि वो इन किन प्रकारेण चुनाव जीत लेंगे। उन्होंने लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के प्रहसन को बना दिया है। और वो चुनाव कैसे जीत लेंगे? झूठ बोलना हो, सांप्रदायिकता की खाई पैदा करनी हो, समाज को जातियों में विभाजित करना हो, लैंगिक विभाजन करना हो। अब आप सोचिए कि मुसलमानों के बीच क्या किया था ट्रिपल तलाक को लेकर के। जी, तो विभाजन एकमात्र गुण है उनका। दूसरा, ट्रिपल तलाक की आपको बात कर रहे हैं रविकांत जी। दिग्विजय सिंह ने ट्रिपल तलाक के बिल पर जब चर्चा हो रही थी सदन के अंदर ही कहा था, मैं दिग्विजय सिंह को ही कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक के मामले जितने होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मामले बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़कर भाग जाने के होते हैं। उस पर कोई बिल क्यों नहीं आता? एक तो मसला खुद मोदी जी का ही है और ऐसे कितने होंगे। दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो पूरा आपने सुना होगा, हिंदुस्तान यूट्यूब पे जानता है। मौजूद है, यूट्यूब पे है वो वीडियो, आपने डेफिनेटली। देखा भी होगा। और ये भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। खुद मोदी जी एक्सेप्ट करे हैं। ये कोई छिपा थोड़ी, जब तक छिप सकता था उन्होंने छिपाने की कोशिश की, जब नहीं छिपा तो उसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन क्या उन्होंने तलाक दिया है? नहीं दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप दूसरों को लांछित करते हैं उस बिना पर तो सवाल आप पर उठेंगे ही। और मोदी जी तो सार्वजनिक जीवन में है और ज्यादा शुचिता का ध्यान उनको रखना चाहिए। और वो गांधी के गुजरात से आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर तो और दोहरी जिम्मेदारी है कि जहां वो ना सिर्फ शुचिता और उसके साथ साथ जनता के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो, कि रविकांत आखिरी जी, एक व्यक्ति घटना के आपको आंखों याद से दिला दूं, आंसू पहुंचना। आपने गुजरात का जिक्र किया, एक घटना याद दिला दूं, अजय शुक्ला जी को और कासिम साहब को भी याद होगा, अजय शुक्ला जी खासतौर पे बहुत बेहतर जानते होंगे उस घटना के बारे में। वर्गीज कुरियन, जिनको कभी नेहरू ने इस देश में श्वेत क्रांति के लिए लाया था, और वाकई उन्होंने इस देश में जो लोग वाकई भारत रत्न है उनमें से एक नाम वर्गीज कुरियन का होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सहकारिता के बूते, ताकि दूध की उपलब्धता लोगों तक हो पाए और लोग भैंस गाय पाल करके भी अपनी जीविका चला सके। उन वर्गीज कुरियन को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो वहां पे आनंद में है, उसके चेयरमैन पद से हटाने में नरेंद्र मोदी साहब ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अमृता पटेल नाम की एक महिला को उनकी जगह उनको चुनाव में हराया गया और अध्यक्ष बनाया गया। ये घटना किसी से छिपी हुई नहीं है। कोई सोच नहीं सकता था कि वर्गीज कुरियन का बुढ़ापे में ये असर किया जाएगा। आप कैसी उम्मीद पाल करके बैठे हैं, जिसने इस देश की गरीबी मिटाने के लिए अपनी तरह से एक सीमित संसाधन में जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा किया। अजय शुक्ला जी के पास मैं आऊंगा, वो बताएंगे कि क्या कितना काम उन्होंने किया है। अब आप कैसी उम्मीद रखते हैं सरकार से आम जनता के लिए? नहीं, उम्मीद तो नहीं दिखती है, लेकिन अब हम लोग लोकतंत्र में हैं तो उम्मीद को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और मजबूरी भी है। और इसीलिए विपक्ष वो जो काम कर रहा है, और विपक्ष का मतलब सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं होता, विपक्ष की भूमिका में मीडिया भी होती थी, कोर्ट भी होता था, संवैधानिक संस्थाएं भी होती थी। और वो इसके लिए होती थी कि सरकार अगर नीतिगत रूप से या व्यवहार में भी अगर कोई गड़बड़ी कर रही है तो उसको रोका जाए, इसके लिए विपक्ष होता था। अब पूरे विपक्ष को तो आपने पंगु बना दिया है। मीडिया को तो जो हाल हुआ वो हम देख ही रहे हैं। जुडिशरी से लेकर के संवैधानिक संस्थाओं पर क्या टिप्पणी की जाए,
खुद सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी कर चुका है कि साहब प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। नितिन गडकरी उस पर टिप्पणी कर चुके हैं। दूसरा, इसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म बचते हैं उनको भी अब उन पर बंदिश लगाने की साजिश चल रही है। राजनीतिक दलों को आप लगातार उनको लांछित करके उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रयत्न है वो मुझे लगता है कि इस देश को विपक्ष मुक्त बना देना, और विपक्ष मुक्त बना देने का मतलब है कि जनता के सवालों को खत्म कर देना। जी, सीधी सी बहुत बात, महत्वपूर्ण सवाल है। विपक्ष की जिम्मेदारी यही होती है कि जनता के सवाल वो उठाए।